A very good morning to all of you. Today we will see our chapter number 2 of clinical pharmacy, that is modern dispensing aspects. So in that introduction, since along prescription has been the only link between the physician, the pharmacist and the patient. Following the prescription, the dispensing of medicine, it is expected that द पेशेंट विल फॉलो द इंस्ट्रक्शन बाय द लेबल। मतलब कि देखो, ये जो चैप्टर है इन शॉर्ट ये ऐसा है भाई कि इसमें हमको जो देखना है यहाँ पे वो ये चीज़ देखनी है कि हम व्हाट आर द मॉडर्न एक्सपेक्ट्स ऑफ डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन। मतलब कि अगर हमको मेडिसिन को डिस्पेंस करना है तो उसका मॉडर्न एक्सपेक्ट क्या है। तो उसमें उन्होंने इंट्रोडक्शन में सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट थोड़ा हिस्ट्री से उन्होंने हमको स्टार्ट किया है ये चैप्टर। तो उसमें उन्होंने बताया है कि जो प्रिस्क्रिप्शन होता है ये क्या होता है कि एक लिंक होता है किस चीज़ कितने लोगों के बीच में। एक तो डॉक्टर, एक फिजिशियन एक डॉक्टर और एक फार्मासिस्ट और एक पेशेंट। तो ये तीनों के बीच में जो लिंक होती है वो सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन होता है, जिसकी बेसिस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि किस डॉक्टर ने उसको कौन सी एक पर्टिकुलर पेशेंट को कौन सी मेडिसिन दी है और उस फार्मासिस्ट को कौन सी मेडिसिन वहाँ पे डिस्पेंस करनी है। तो ये सिर्फ एक ऐसी लिंक थी जो तीनों को कनेक्ट करके रखती थी। बट इन इंडिया अ मेजर पॉपुलेशन इज लिविंग इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। According to NCPIE's यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ पेशेंट इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन सर्वे, द रीज़न ऑफ नॉन अध्यरेंस टू द इंस्ट्रक्शन आर समराइज्ड एज। मतलब कि जो हमारे इंडिया में क्या है भाई कि इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर रूरल एरिया जो होता है वहाँ पर और अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया की। तो अब इसमें क्या है कि जो नेशनल काउंसिल ऑफ पेशेंट इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन है उन्होंने एक सर्वे किया जिसमें उन्होंने ये बताया कि द रीजंस ऑफ नॉन अध्यरेंस टू द इंस्ट्रक्शंस एज समराइज। मतलब कि जो डॉक्टर पर्टिकुलर प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देता है और उसके ऊपर जो भी वो इंस्ट्रक्शन वहाँ पर देता है तो वो इंस्ट्रक्शन अगर इंडिया के जो लोग हैं वो फॉलो क्यों नहीं करते, तो उसके क्या क्या मेन रीज़न है ये उन्होंने वहाँ पे सर्वे किया था कि इंडिया में लोग जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो उस पर्टिकुलर जो मेडिसिन जिनको जो प्रिस्क्राइब की हुई होती है उसके ऊपर वो किसी भी वो जो इंस्ट्रक्शंस टू बी फॉलोड, मतलब कि कौन सी मेडिसिन को किस तरह से लेना है, किस वे में लेना है, किस डोज में लेना है या फिर कौन सा टाइम पर लेना है, ये जो इंस्ट्रक्शन होती है वो इंडिया में लोग फॉलो क्यों नहीं करते। तो उसका उन्होंने एक सर्वे किया था कि वो जो ये रीजंस क्यों है नॉन अधरेंस के, कि भाई जो ट्रीटमेंट डॉक्टर ने प्रोवाइड किया है, जो थेरेपी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है, जो डॉक्टर ने जो भी वहाँ पर तुमको जो भी रीजंस दिए हैं कि भाई तुमको ये मेडिसिन किस तरह से लेनी है, किसके साथ लेनी है, तो ये पॉपुलेशन जो है वो क्यों कनेक्ट नहीं होती, मतलब क्यों इंडिया के लोग उसको फॉलो नहीं करते। उसका जो मेन रीज़न है कि वो पहला ये है कि बिजी शेड्यूल ऑफ वर्क। मतलब क्या कि इंडिया में 52% ऐसी पॉपुलेशन है जिनका शेड्यूल बिजी होने की वजह से वो जो है प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो नहीं कर पाते। वो जो प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर जो भी उनकी डाइट लिखी होती है वहाँ पर आइदर इट इज़ टाइमिंग होता है मेडिसिन को लेने का या डोज होता है ना, तो वो उनका बिजी शेड्यूल होने की वजह से वो उसे ले नहीं पाते। अगर उनका बिजी शेड्यूल है तो फिर वो डॉक्टर ने अगर उनको बोला कि 5 दिन का ट्रीटमेंट है, उनके पास 3 ही दिन की मेडिसिन थी, लेकिन चौथे दिन जब उन्होंने मेडिसिन लाने के लिए उनके पास टाइम नहीं मिला उनको बिजी शेड्यूल होने की वजह से, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो थेरेपी है उसके बीच में उनको गैप लेना पड़ा। तो इसकी वजह से ये जो है ये एक रीज़न है कि जिसकी वजह से जो इंडिया के लोग हैं वो जो भी डॉक्टर उनको प्रिस्क्राइब करता है मेडिसिन वो ठीक तरीके से ले नहीं पाते। दूसरा क्या है कि अवे फ्रॉम होम, तो देयर आर 46% ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया विच आर अवे फ्रॉम होम, क्योंकि वो घर से दूर होने की वजह से जो भी डॉक्टर उनको प्रिस्क्राइब करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप जैसे कि कुछ लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बाहर पढ़ाई करते हैं या जो कुछ जो फीमेल्स होती है जिनकी मैरिज होने के बाद वो जब उनका सिटी वगैरह चेंज होता है, लेकिन जो फैमिली डॉक्टर होता है वो उनका ट्रीटमेंट उन्हीं के पास से करवाते हैं। लेकिन फिर वो जब दूसरे सिटीज़ में जाते हैं या अवे फ्रॉम मतलब घर से जब दूर जाते हैं वो, तो उस तरह की मेडिसिन उनको वहाँ पर मिल नहीं पाती, या अगर वो मेडिसिन उनके पास ख़त्म हो जाती है तो फिर वो नहीं लाने के लिए वो जो मेडिसिन है वो उस एरिया में अवेलेबल नहीं होती। तो ये बहुत सारे रीजंस वहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। सो देयर आर इन इंडिया 46% पीपल आर अवे फ्रॉम होम ड्यू टू दिस दे कांट टेक मेडिसिन इन प्रॉपर वे। सो
Next, negligence. What do you mean by negligence? Negligence means failure to take प्रॉपर केयर ओवर समथिंग. मतलब कि नेग्लिजेंस मीन्स क्या कि वो ठीक से केयर नहीं कर पाते उस मेडिसिन जो डॉक्टर ने मेडिसिन लिया है. तो कितने परसेंट पॉपुलेशन ऐसी है? 20% जो कि नेग्लिजेंस बिहेवियर है उनका. नेग्लिजेंस मीन्स व्हाट कि वो ठीक से एक जो भी डॉक्टर ने उनको थेरेपी लेने के लिए बोला है या जिस वे में लेने के लिए बोला है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि एक कुछ मेडिसिन है जो डॉक्टर ने उनको कब लेने के लिए बोला है? खाने से पहले. लेकिन वो ये चीज़ को फॉलो नहीं कर पाते. तो ऐसे लोग कितने हैं इंडिया में? 20% जो ट्रीटमेंट है उसको ठीक तरीके से फॉलो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो ट्रीटमेंट प्रॉपर वे में नहीं ले पाते. उसके बाद में हेजिटेशन. तो अभी देखो क्या होता है कि अभी तक जो भी हमने देखा वो तो ऐसी चीज़ें थी जो ट्रीटमेंट देने के बाद वो किसी न किसी रीजंस की वजह से उस मेडिसिन को वो ले नहीं पाते. लेकिन जब कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसी होती है जिसको पेशेंट जो है वो डॉक्टर को बताने के लिए उसको हेजिटेट फील होता है. वहाँ पर उसको हेजिटेट फील होता है, जिसकी वजह से वो जो डॉक्टर है वो उसको प्रॉपर डायग्नोज नहीं कर पाता और उसको जो मेडिसिन है वो प्रॉपर मेडिसिन उसको वो दे नहीं पाता. किस वजह से? क्योंकि जो पेशेंट है वो एम्बारस फील करता है, वो उसको हेजिटेशन होती है उसकी पर्टिकुलर अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो बताने में डॉक्टर को. तो डॉक्टर ठीक तरीके से उस डिसीज़ को फिर डायग्नोज नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो है वो ट्रीटमेंट जो है उसको वो रॉन्ग मिलती है, या वी कैन से दैट कि जो ट्रीटमेंट है वो उसको वैसी नहीं मिल पाती जैसी उसको ज़रूरत होती है. सो एंड नेक्स्ट पॉइंट, सो देयर आर 17% जो इंडिया की पॉपुलेशन है उनको हेजिटेशन फील होता है, इसलिए वो जो है वो मेडिसिन ठीक वे में ले नहीं पाते. सो नेक्स्ट इज कन्फ्यूजन अबाउट डायरेक्शन ऑफ डोसेज. मतलब कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे कि इंडिया में 14% लोग ऐसे हैं जिनको कन्फ्यूजन होता है डोजेस के अंदर. फॉर एग्जांपल जैसे वो अगर हम हमारी घर की एग्जांपल ले, तो अगर हमारे घर में कोई ओल्डर पीपल है जो या फिर सीनियर सिटीजन्स है, तो ऐसे सीनियर सिटीजन्स को अगर डॉक्टर ने किसी पर्टिकुलर मेडिकल कंडीशन है तो उसके अंदर डॉक्टर बहुत सारी मेडिसिन उनको लिख कर दे देता है. तो उनको ठीक से ये नहीं कर पाते, ठीक से उनको कन्फ्यूजन होता है कि कौन सी मेडिसिन को कब लेनी है, किस डोज में लेनी है, खाने के पहले लेनी है, खाने के बाद लेनी है, सोते टाइम कौन सी मेडिसिन लेनी है, दिन में से एक टाइम कौन सी मेडिसिन लेनी है, या फिर दिन में से 4 या 5 ये दिन में से थ्राइस अ डे जो मेडिसिन है वो कौन सी है. फिर ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो डॉक्टर ने मिल्क के साथ लेने के लिए बोला है, या कुछ ऐसी मेडिसिन कौन सी है जो मिल्क को अवॉइड करने के लिए बोला है, या कौन सी मेडिसिन ऐसी है जो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में लेने के लिए बोला है. तो इस तरह की बहुत सारी मेडिसिन होने की वजह से उनको थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, जिसकी वजह से वो फिर प्रॉपर तरीके से उस मेडिसिन को ले नहीं पाते. या फिर लैक ऑफ एजुकेशन. अगर वहाँ पर हमको लैक ऑफ एजुकेशन है, हमको ठीक से समझा नहीं है, या जो मेडिसिन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है वो हमको ठीक से पता नहीं है कि उसको कैसे लेना है, तो यहाँ पर जो मेडिसिन है वो हम रॉन्ग वे में, या थेरेपी जो है वो रॉन्ग वे में हम ले सकते हैं. सो सक्सेस ऑफ ड्रग थेरेपी मेनली डिपेंड्स ऑन द अधेरेंस और कंप्लेंस. मतलब कि अगर किसी थेरेपी जो हमने डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है, अगर उसको हमको सक्सेस होते हुए देखना है, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि जो पेशेंट है वो उस थेरेपी को या उस मेडिसिन को प्रॉपर वे में ले, तब जाकर वो जो पेशेंट है उसकी उस पर्टिकुलर बीमारी से या उस पर्टिकुलर डिसऑर्डर से उसको क्योर मिल सकता है, या फिर उसको सक्सेस हो सकती है थेरेपी के अंदर. अगर फॉर एग्जांपल ऐसे कुछ थेरेपीज ऐसी होती है कि जो कि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम होती है, लेकिन उनको जिसमें मतलब क्योर जो है वो धीरे धीरे होता है, तो ऐसे टाइम में जो है, ऐसी सिचुएशन में जो है वो पेशेंट है वो जो है वो शॉर्ट टेम्पर होने की वजह से वो ट्रीटमेंट बीच में ही छोड़ देता है कि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मतलब ये ट्रीटमेंट लेने की वजह से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा. तो इस वजह से क्या होता है कि वो उनको ट्रीटमेंट में सक्सेस नहीं मिल पाती. तो इसलिए ये ज़रूरी है कि अगर हमको एक ड्रग थेरेपी की सक्सेस, अगर पर्टिकुलर उसका सक्सेस हमको या फिर उसका पर्टिकुलर इफेक्ट हमको देखना है, तो हमको उसका जो सक्सेस है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड है कि हमने उस मेडिसिन को किस प्रॉपर वे में लिया है. अगर हमने डॉक्टर ने जैसे ही हमको प्रिस्क्राइब किया है मेडिसिन, या जैसे ही हमको उसके साथ में उन्होंने रीजंस दिए हैं या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि हमको ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ थेरेपी, सो if we follow that particular instruction, so we take a good result or therapy will be success. So to improve this, patient education is must.
सो अगर ये ज़रूरी पार्ट है कि अगर हमको किसी थेरेपी को सक्सेस करना है तो सबसे पहले हमको पेशेंट का एजुकेशन, मतलब पेशेंट को उस थेरेपी के बारे में एजुकेट करना पड़ेगा, तभी जाकर जो है वो थेरेपी क्या होगी, सक्सेस होगी। मतलब कि पेशेंट को वहाँ पर हमको एजुकेट करना है, उसे काउंसलिंग करनी है, उसे बताना है कि हमको कौन सी मेडिसिन किस चीज़ के साथ में लेनी है, कौन सी चीज़ें ड्यूरिंग द थेरेपी हमको अवॉइड करनी है, या जो उसका टाइमिंग है वो दिन में कितनी बार है, उसको हमको इसके साथ में किस चीज़ का ख्याल रखना है, कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी है, और इस जो मेडिसिन डॉक्टर ने लिख कर दी है वो उसको हमको खाने से पहले लेना है, ड्यूरिंग द टाइम, या फिर खाने के बाद लेना है, या फिर उसको किसी चीज़ रिलेटेड सब्सटेंस से या मिल्क रिलेटेड सब्सटेंस से उसको हमको दूर, उसके साथ उसको हमको नहीं कंज्यूम करना है। तो इस तरह के जितने भी इंस्ट्रक्शंस फिजिशियंस या फार्मासिस्ट पेशेंट को प्रोवाइड करता है, तो उस बेसिस पर हमको वो ट्रीटमेंट लेनी होती है। So, patient education is must for that purpose. So, the pharmacists play a vital role in guiding the patient on prescribed drugs and counseling them about proper and safe use of medicines. तो जो फार्मासिस्ट है ये उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है, इसका वाइटल रोल है कि वो पेशेंट को एजुकेट करे ताकि वो मेडिसिन को प्रॉपर वे में ले सके, उसको वो उसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो कम से कम और जो उसके क्यूरेटिव इफेक्ट है वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिले। तो इसलिए जो पेशेंट है, ये जो फार्मासिस्ट है, ये उसका एक प्राइम ड्यूटी है, उसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी इसको प्रिस्क्रिप्शन उस डॉक्टर ने उस पर्टिकुलर पेशेंट को लिख कर दिया है उसके बारे में वो उसको ठीक तरीके से एजुकेट करे। सो नेक्स्ट वी विल सी इज दैट पेशेंट counseling. So what do we know patient counseling? So patient counseling can be defined as providing medication information orally in written or by showing pictograms to the patient or their relatives on direction of use, precautions, storage and diet etc. तो पेशेंट काउंसलिंग क्या है कि एक डॉक्टर ने अगर हमको किसी भी तरह का मेडिसिन प्रोवाइड की है तो उसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। सो आइदर इट इज़ ओरली और आइदर इट इज़ इन रिटर्न फॉर्म और आइदर इट इज़ अ पिक्टोग्राम। व्हाट डू मीन बाय पिक्टोग्राम्स? पिक्टोग्राम्स मीन्स कि उनको पिक्चर्स दिखाकर ये शो करना कि भाई आपको इस मेडिसिन के लेने के टाइम पे आपको किस तरह की प्रिकॉशंस करनी है, कैसे उसको आपको केयर लेनी है। मतलब कि फॉर एग्जांपल जैसे हम आजकल जो कोविड की सिचुएशन चल रही है तो हम जगह जगह पे बैनर्स पॉम्पलेट्स देखते हैं कि अवॉइड हैंड शेकिंग, मेंटेन 1 मीटर सोशल डिस्टेंसिंग, है ना। तो ये सब लिखा हुआ नहीं, अभी हमको जो पोस्टर है वो कैसे देखने को मिलते हैं, ऐसे लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन ऐसे होता है कि 2 पीपल्स है और उनको बीच में डिस्टेंस बताया है 1 मीटर के लिए, है ना, उनका हैंड शेक करने के लिए मना किया है और फिर ऐसे बताया है कि उनको मास्क वे करना है ना। तो इस तरह से हम पिक्टोग्राम्स देखते हैं, इमेजेस देखते हैं, तो जिसकी वजह से हमको समझ में आता है कि हाँ कोविड की सिचुएशन में हमको जो प्रिवेंशन करनी है वो ये है कि 2 लोगों से हमको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, हमको मास्क वेयर करना है, हमको हैंड शेक नहीं करना है। तो इस तरह से जो पिक्टोग्राम्स होते हैं वो हेल्प करते हैं कि जो पेशेंट है उसको वो अंडरस्टैंड कर सके कि हमको मेडिसिन या जो हमको प्रिकॉशंस किस तरह की लेनी है। और डॉक्टर को और उसका ये 3 वे में, एक पिक्टोग्राम्स, एक रिटर्न फॉर्म, मतलब कि जो फॉर उसकी एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल ये है कि जब भी आप मेडिसिन लेने के लिए जाते हो तो डॉक्टर्स, ये जो फार्मासिस्ट होता है वो वहाँ पर हर एक मेडिसिन के स्ट्रिप के ऊपर वहाँ पर वो लिख देता है कि जो मेडिसिन से पर्टिकुलर ये ट्वाइस अ डे है, या थ्राइस अ डे या वंस अ डे है, या फिर जो पर्टिकुलर मेडिसिन है उसको उन्होंने तुमको उसको बिफोर मील और आफ्टर मील लेना है। तो इस तरह से वहाँ पर रिटर्न फॉर्म में वो देते हैं, या फिर ओरली भी एक्सप्लेन करते हैं कि भाई ये जो पर्टिकुलर मेडिसिन है तुमको उसको मिल्क के साथ लेना है, उसको आपको फूड के साथ अवॉइड करना है, या आपको फूड के पहले लेना है 2 घंटा पहले, या फिर खाने के 2 घंटा बाद लेना है। तो इस तरह से हम रिटर्न वे में या फिर ओरल वे में या फिर विद द हेल्प ऑफ पिक्टोग्राम्स हमको पेशेंट को काउंसलिंग करना होती है। तो उसके बाद में लोकेशन फॉर काउंसलिंग सेंटर, तो जो लोकेशन है कि भाई कहाँ पर हम पेशेंट को काउंसलिंग कर सकते हैं, तो उसकी लोकेशन कहाँ होनी चाहिए? द आइडियल लोकेशन ऑफ द काउंसलिंग सेंटर में भी नियर टू द ओपीडी, मतलब जहाँ पर डॉक्टर्स की ओपीडी होती है या फिर डिस्पेंसरी होती है वहाँ पर उसके पास में उसका लोकेशन होना चाहिए। एज द हॉस्पिटल फार्मेसी इज as the hospital pharmacy in very big hospitals runs around the clock in shift, most of the OPD prescription come to the main pharmacy and it may handle nearly more than 1000 per day, thereby most of the patient will be benefited। तो यहाँ पे उनको क्या बोलना है कि जो ओपीडी सेक्शन होता है उसी के पास में क्या होना चाहिए, हमारा काउंसलिंग सेंटर होना चाहिए। या फिर जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे कैसे होता है कि
जो उनका शेड्यूल है वो 24 आवर का होता है। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर जो बिग हॉस्पिटल होते हैं वो 24 आवर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो उनका हॉस्पिटल बड़ा होने की वजह से जो लोग हैं वहाँ पे काम करने वाले वो शिफ्ट्स के अंदर होते हैं। एक डे शिफ्ट होती है और एक नाइट शिफ्ट होती है। तो वो जो शिफ्ट है वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर हम पेशेंट को रेगुलर वे में या कांस्टेंट वे में काउंसलिंग कर सके। तो उन्होंने बताया कि ज़्यादातर काउंसलिंग जो होती है वो कहाँ पर होती है कि जो फार्मेसी होती है उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल की, तो वहाँ पर जो पेशेंट होता है वो सबसे ज़्यादा एजुकेट होता है। क्यों? क्योंकि जो फार्मासिस्ट होता है वो उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके देता है और उनको उस बारे में बताता है कि तुमको ये जो पर्टिकुलर मेडिसिन है ये किस तरह से लेनी है, आपको इसके साथ में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, किस चीज़ की आपको प्रिकॉशंस लेनी है, कौन कौन सी चीज़ों के साथ, या फिर आपको उस मेडिसिन को कैसे लेना है। तो ये था कि किस तरह से हमको उसका लोकेशन होना चाहिए। उसके बाद में द मटेरियल यूज्ड फॉर पेशेंट काउंसलिंग आर कैटेगराइज्ड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स। मतलब कि हम काउंसलिंग करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि जो फार्मासिस्ट है उसके पास उतना नॉलेज होना चाहिए कि वो उस पर्टिकुलर पेशेंट को काउंसलिंग या एजुकेट कर सके। तो जो उसको नॉलेज है वो कहाँ से मिलेगा? लाइब्रेरी से, आइदर इट इज़ अ टेक्स्ट बुक्स और रेफरेंस बुक। मतलब कि किसी टेक्स्ट बुक में और किसी ड्रग की फार्माकोलॉजी, उसकी ड्रग इंटरेक्शन, ये पर्टिकुलर चीज़ें जो लिखी होंगी, या फिर उसको खाने के बाद लेना है, खाने के पहले लेना है, या उस मेडिसिन को उसका डोज दिन में कितना है, थ्राइस अ डे है, ट्वाइस अ डे है और वंस अ डे है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको ये कहाँ से हासिल होंगी? टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक और आइदर इट इज़ CIMS। व्हाट डू यू मीन बाय CIMS? सो CIMS मीन्स केयर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि हमको इस बारे में गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज IDR। IDR मीन्स व्हाट? इंटरडिसिप्लिनरी राउंड। तो ये इंटरडिसिप्लिनरी राउंड इसलिए होता है कि टू इम्प्रूव आउटकम्स। मतलब कि जो स्टडी ये किस चीज़ के ऊपर करते हैं कि जो भी उन्होंने ड्रग की थेरेपी प्रोवाइड की है उसके बाद में उनको क्या आउटकम्स मिल रहे हैं वहाँ पे, या फिर जो आउटकम मिले हैं उसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो किस बेसिस पे? काउंसलिंग की बेसिस पे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्या है? ASHP गाइडलाइंस। सो व्हाट डू मीन बाय व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASHP? ASHP स्टैंड फॉर अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेल्थ सिस्टम फार्मासिस्ट। मतलब कि एक ऐसी अमेरिकन सोसाइटी है हेल्थ सिस्टम फार्मासिस्ट की कि जो फार्मासिस्ट को एजुकेट करती है कि वो पेशेंट को कैसे काउंसलिंग कर सकते हैं वहाँ पर। तो नेक्स्ट इज़ काउंसलिंग एड्स। अब देखो यहाँ पर उन्होंने जो ऐसी मेडिसिन जो हमको एक पर्टिकुलर डिवाइस के थ्रू लेनी होती है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्हेलर्स। अगर आपको कोई ड्रग्स नॉस्ट्रिल्स के ज़रिए इन्हेल करना है तो उसके लिए आपको एक इन्हेलर की ज़रूरत होती है। तो इसलिए आप इन्हेलर को कैसे यूज़ करना है, उसको आपको कैसे ड्रग्स को वहाँ पे डालना है, या फिर नेबुलाइजर्स मीन्स व्हाट? जो भाप लेने की मशीन जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं तो उसको हम बोलते हैं नेबुलाइजर्स। तो नेबुलाइजर्स में हमको ड्रग कैसे इंसर्ट करना है, हम घर पे नेबुलाइजर्स मतलब जो भाप है वो किस तरह से ले सकते हैं। फिर स्प्रेस, मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी जो रिसेंट में जो स्प्रेस चल रहे हैं वो किस चीज़ के चल रहे हैं कि आपने देखा होगा कि जो अगर पेन रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं इसके लिए पहले हम क्या मेडिकेशन क्रीम या ऑइंटमेंट यूज़ करते थे अगर कहीं पे हमको पेन होता था तो पर्टिकुलर रीजन के ऊपर। लेकिन अब जो है अगर हमको कोई पेन हो रहा है एक पर्टिकुलर रीजन के ऊपर तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? स्प्रे। जैसे कि मूव का स्प्रे होता है ना। तो इस तरह से जो स्प्रेज होते हैं तो उनको यूज़ कैसे करना है, उनको शेक करना है क्या यूज़ करने से पहले, या फिर और कौन सी मशीनरी उसके साथ ऐड करनी है, कौन से कंपोनेंट उसके साथ में ऐड करने हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमको काउंसलिंग करना है पेशेंट को। उसके बाद में यूज़ ऑफ पिक्टोग्राम्स। ये देखो उन्होंने एक एग्जांपल दिए वहाँ पर कि एक छोटा बच्चा जो है वो मेडिसिन को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो उन्होंने इसको ऐसे कट का मार्क दिया है कि डू नॉट स्टोर मेडिसिन वेयर चिल्ड्रन कैन रीच। तो अगर इस तरह का पिक्टोग्राम या फिर इस तरह का पिक्चर हमको किसी मेडिसिन के ऊपर देखने को मिलता है तो उसका मतलब ये है कि ये ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं भाई कि जो मेडिसिन से हमको उसको कीप आउट ऑफ रीच, मतलब जो छोटे बच्चे हैं उनसे मेडिसिन को हमको दूर रखना है यहाँ पर, या फिर ऐसा कि छोटे बच्चों की पहुँच जहाँ पर है वहाँ पर उस मेडिसिन को हमको नहीं रखना है। तो ये उस तरह से हमको वहाँ पर लिखा हुआ देखने को मिलता है कि डू नॉट स्टोर मेडिसिन वेयर चिल्ड्रन कैन रीच, और वहाँ पर लिखने को मिलता है हज़ार्डस या ऐसे कुछ हमको जो भी वार्निंग वहाँ पर देखने को मिलती है तो वो विद द हेल्प ऑफ पिक्टोग्राम हम उसको समझ सकते हैं। सो ये किस लिए होता है कि अगर अनएजुकेटेड पीपल्स है जिनको अगर लिखा हुआ समझ में नहीं आता तो वो एटलीस्ट पिक्चर देखकर समझ सकते हैं कि ये ऐसे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मेडिसिन है वो बच्चों की पहुंच से उनको दूर रखनी है इस तरह से। सो प्रायर टू काउंसलिंग द पेशेंट अ फार्मेसी मस्ट नो द पास्ट हिस्ट्री रिलेटेड टू डिसीज लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन,
लीवर और रीनल इम्पेयरमेंट एक्सेट्रा और एलर्जिक रिएक्शन टू द ड्रग टेकन प्रीवियसली। मतलब कि जब हम किसी पेशेंट को ड्रग प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो ये एक प्राइम ड्यूटी है किस चीज़ की, फार्मासिस्ट की, कि उसे पूरी पेशेंट की हिस्ट्री पता होनी चाहिए, लाइक कि उसे डायबिटीज़ है या नहीं है, उसको हाइपरटेंशन तो नहीं है, या फिर उसको किसी तरह की लीवर और रिनल इम्पेयरमेंट की डिसीज़ है एक्सेट्रा, या फिर उसको किसी ड्रग को लेने से एलर्जी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से अगर उसको हमको ये पेशेंट की हिस्ट्री पता होनी चाहिए ताकि हम एक प्रॉपर वे में उसको मेडिसिन दे सके। अगर हमको कोई फॉर एग्जांपल ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर कोई एक पेशेंट है जिसको डायबिटीज़ है और हमारे पास में जो डॉक्टर ने उसको मेडिसिन लिख कर दी है वो अवेलेबल है शुगर कोटेड टैबलेट के अंदर, मतलब कि जो टैबलेट है उसको जो कोटिंग है वो शुगर की है। अगर हम इस तरह की टैबलेट उस पेशेंट को देते हैं तो उसका शुगर लेवल जो है वो वहाँ पर इंक्रीज़ होने के चांसेस है। तो जब हमको अगर वहाँ पे पता चल गया पेशेंट की हिस्ट्री के बारे में कि ये जो पर्टिकुलर पेशेंट है इसको शुगर है, तो हम उसको उस तरह की मेडिसिन या शुगर कोटेड टैबलेट उसको वहाँ पर हम नहीं देंगे। तो इस तरह से या फिर फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है उसको एक पर्टिकुलर ड्रग लेने से एलर्जिक सिम्टम्स मिलते हैं तो हम वो ड्रग देने से इसको अवॉइड करेंगे। वो ड्रग उसको हम प्रिस्क्रिप्शन में से निकाल कर उसका अल्टरनेटिव वे हम वहाँ पे सर्च करेंगे। तो इसलिए ये ज़रूरी होता है। सो ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द काउंसलिंग इंफॉर्मेशन फार्मासिस्ट कैन डिलीवर विद अप्रोप्रिएट मीनिंग एंड सिंपल लैंग्वेज इज समराइज्ड। मतलब क्या कि जब फार्मासिस्ट जो है वो पेशेंट को काउंसलिंग करे तो वो किस लैंग्वेज में करना चाहिए, एक इजी लैंग्वेज में, और ऐसी लैंग्वेज जिसके प्रॉपर मीनिंग हो और वो जो लैंग्वेज है वो पेशेंट उसको एक इजी वे में समझ सके, इजीली उसको समझ सके। तो उसमें पहला पॉइंट कौन कौन से हैं कि ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, कि मतलब अगर ड्रग को हमको लेना है तो कौन कौन सी तुम ड्रग रिलेटेड उसको वहाँ पे गाइडेंस दे सकते हो। तो हम उसको ऐसे गाइडेंस दे सकते हैं कि डू नॉट टेक ऑन एम्प्टी स्टमक और विद मिल्क और फूड। मतलब क्या कि जो मेडिसिन है उसको हमको एम्प्टी स्टमक के साथ नहीं लेनी है या फिर उसको मिल्क या फूड के साथ नहीं लेना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वहाँ पे लिखा है कि जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे अगर आपको किसी तरह का ड्रग एडमिनिस्टर करना है तो वहाँ पे जो उसकी प्रिकॉशंस हैं हम किस तरह से बोल सकते हैं कि डू नॉट टेक ऑन एम्प्टी स्टमक और विद मिल्क और फूड, कि जो मेडिसिन है उसको खाली पेट मत लेना, या हमको बोलता है ना फिजिशियन इस तरह से कि ये जो मेडिसिन है उसको तुमने खाली पेट मत लेना, या फिर उसको मिल्क के साथ या फूड के साथ मत लेना, या फिर डू नॉट सॉलो द टैबलेट्स और च्यू इट। मतलब कि कुछ टैबलेट्स ऐसी होती है जिसको हमको निगलना नहीं होता, उसको सॉलो करना नहीं होता, हमको उसको हमको चीव करना होता है। तो वहाँ पे हमको गाइड करता है कि ये चीवेबल टैबलेट है, आपको उसको चीव करना है। एग्जांपल इसकी लोजेंजेस है कि भाई ये जो टैबलेट्स होती हैं ये इसको हमको चीव करना पड़ता है और फिर उसका जो फ्लूइड होता है वो हमको सॉलो करना होता है। नेक्स्ट, चेक वेल बिफोर यूज़ इन केस ऑफ लिक्विड। अगर कोई लिक्विड प्रिपरेशन है तो वहाँ पर हमको गाइड करता है कि इसको अच्छी तरह से शेक करना इसको। उसके बाद में डोसेज शेड्यूल टू बी टेकन पर डे, मतलब कि उस जो मेडिसिन है उसको दिन में से कितनी बार लेनी है, थ्राइस अ डे है, ट्वाइस अ डे है और वंस अ डे है। तो इस बारे में उसको वो एजुकेट करता है। नेक्स्ट, डू नॉट यूज़ द लिड ऑफ बॉटल टू टेक द लिक्विड मेडिसिन। मतलब कि क्या कि जो बॉटल का जो लिड है यानी कि जो बॉटल का जो ढक्कन है वो यूज़ मत करो मेडिसिन को लेने के लिए। ऐसे वो वहाँ पर हमको वहाँ पर काउंसलिंग हमारी करते हैं। उसको टेबल स्पून वहाँ पर यूजुअली हम क्या करते हैं कि कोई भी मेडिसिन होती है तो अगर उसको 1 टेबल स्पून बोला है तो हम क्या करते हैं उसको लिटरली वो जो उसका लिड होता है, जो ढक्कन होता है, उसी से हम वो मेडिसिन को ले लेते हैं। तो ये एक रॉन्ग वे है जिसमें हम मेडिसिन को लेते हैं। तो इस तरह से ये सब चीज़ें हमने अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद में बी कौन सा पॉइंट है, ये जो पॉइंट्स थे ये हुए कि भाई हमको ड्रग कैसे लेना है इस बेसिस के ऊपर। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे वो ऑन प्रॉपर एंड सेफ यूज़ ऑफ मेडिसिन। मतलब कि इस पॉइंट में हम क्या देखेंगे कि मेडिसिन हमको प्रॉपर वे में और सेफ कैसे ले सकते हो। तो इसके अंदर पहला पॉइंट क्या, प्रॉपर डायरेक्शन फॉर यूज़ ऑफ द ड्रग शुड बी गिवन। मतलब कि वो जो प्रॉपर डायरेक्शन मतलब उसको कैसे लेना है उस मेडिसिन को तो वो वहाँ पर स्पेसिफाइड हमको करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने दिया है कि इन केस ऑफ आई ड्रॉप्स हाउ टू अप्लाई द ड्रॉपर ऑन कंटेनर एंड इंस्टिल द सॉल्यूशन।
मतलब कि अगर आई ड्रॉप है तो उसको कंटेनर से हमको कैसे निकालना है और उसको कैसे लेना है, ये हमको एक प्रॉपर वे में पता होना चाहिए, तब जाके हम उस मेडिसिन को प्रॉपर वे में ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्या है, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स फॉर विच द ड्रग हैज़ टू बी टेकन। मतलब वो जो पर्टिकुलर ड्रग है वो कितनी दिन की उसकी थेरेपी, मतलब उसने कितने दिन के लिए डॉक्टर ने हमको उस पर्टिकुलर ड्रग को लेने के लिए बोला है, तो वो हमको उसको वहाँ पे स्पेसिफाइड करना है। डू नॉट गो फॉर कॉन्क्यूरेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग प्रिस्क्राइब एट अ शेड्यूल टाइम डोज। मतलब क्या कि डू नॉट गो फॉर कॉन्क्यूरेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग प्रिस्क्राइब एट अ शेड्यूल टाइम डोज। मतलब कि जो मेडिसिन लिखी है उतनी ही मेडिसिन लेना है, उससे ज़्यादा या फिर वो मेडिसिन के ख़त्म होने के बाद फिर से वो मेडिसिन नहीं लेनी है, इस तरह से। नेक्स्ट, और स्टोरेज ऑफ मेडिसिन। अगर हमको मेडिसिन को स्टोर करके रखना है तो वहाँ पर कुछ तरह की मेडिसिन ऐसी होती है कि डॉक्टर हमको बोलता है कि इसको फ्रिज में रखना है आपको, या इसको आपको सनलाइट से दूर रखना है, या फिर इसका कंटेनर आपको टाइट रखना है, या कुछ मेडिसिन को आपको फ्रिज में रखना है, डीप फ्रीजर में, इस तरह से। तो किस तरह की वार्निंग दे सकते हैं वहाँ पे कंडीशन, स्टोर इट इन अ ड्राई कूल एंड डार्क प्लेस। मतलब कि क्या कि हमको इसको मेडिसिन को कैसी जगह पे रखना है, ड्राई जो जगह कूल है और वहाँ पे डार्क प्लेस होना चाहिए, वो वहाँ पे सनलाइट जो है वहाँ पे पहुँचना नहीं चाहिए। एंड एक्सपायर्ड मेडिसिन शुड बी डिस्कार्डेड। मतलब कि ऐसी मेडिसिन जो जो एक्सपायर्ड हो चुकी है उसको हमको डिस्कार्ड करना है, ऐसी मेडिसिन को हमको लेना नहीं है। तो इसी तरह से नेक्स्ट, क्लोज द लिड ऑन द बॉटल प्रॉपरली। मतलब जो लिड है उस बॉटल की पर्टिकुलर, उसको हमको अच्छी तरीके से क्लोज करके रखनी है। और नेक्स्ट क्या है कि कीप द मेडिसिन अवे फ्रॉम द रिच चिल्ड्रन। मतलब जो मेडिसिन है वो हमको छोटे बच्चों से दूर रखनी है। एंड नेक्स्ट क्या है कि एडवांटेजेस सिग्निफिकेंस ऑफ पेशेंट काउंसलिंग। मतलब कि भाई इसके हम जो पेशेंट काउंसलिंग कर रहे हैं उसके एडवांटेजेस क्या क्या है, उसके सिग्निफिकेंस क्या क्या है, तो हम वहाँ पे देखेंगे। पहला क्या है, इंश्योर्स। मतलब क्या इंश्योर्स कर रहे हैं हम, सेफ यूज़ एंड प्रॉपर स्टोरेज ऑफ मेडिसिन। मतलब कि क्या हमको एश्योरिटी मिलती है वहाँ पर कि जो मेडिसिन है अब ये सेफ वे में यूज़ होंगी और जो उसकी स्टोरेज कंडीशन है वो सही तरीके से फॉलो होंगी। उसके बाद में क्या, नेक्स्ट, मेडिकेशन एरर्स। तो मेडिकेशन एरर मीन्स व्हाट, आर समराइज बिकॉज ऑफ जनरल एडवाइस गिवन टू द पेशेंट ऑन प्रिस्क्राइब ड्रग। मतलब कि क्या कि अगर हमने ड्रग को पेशेंट को गाइड किया, एजुकेट किया उसको कि जो मेडिसिन है आपको ये मिल्क के साथ नहीं लेनी है, या उसको और एक पर्टिकुलर दूसरी मेडिसिन के साथ में इसको नहीं लेना है, या एक पर्टिकुलर कंडीशन में आपको इस मेडिसिन को नहीं लेना है, तो इस तरह से क्या होगा कि जो मेडिकेशन एरर है, जो मेडिकेशन एरर होने के चांसेस है वो यहाँ पे एलिमिनेट होंगे। एंड नेक्स्ट, एजुकेशन। द हेल्थ कम्युनिटी कैन बी एजुकेटेड ऑन एपिडेमिक्स, एंडेमिक्स एंड हेल्थ एजुकेशन एक्सेट्रा। मतलब कि क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी बेस्ट सिचुएशन कौन सी है, कोविड की। तो कोविड में लोगों को पहले उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं थी, उसके बारे में नॉलेज नहीं था कि हमको उसको किस तरह से प्रिवेंशन करनी है, किस तरह से हमारी सेफ्टी करनी है खुद की, किस तरह से प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या होने चाहिए कि हमको कोविड ना हो, हम हमारी इम्यूनिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने फिर लोगों को एजुकेट कर करके बैनर्स के ज़रिए, पिक्टोग्राम्स के ज़रिए हमने, और विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया हमने उनको क्या किया, उनको हमने एजुकेट किया कि आपको इस तरह से जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखनी है, आपको लोगों से दूर रहना है, आपको उसके कांटेक्ट में नहीं आना है ऐसे पर्सन के। तो इस तरह से आपको एजुकेशन प्रोवाइड करना है। उसके बाद में अवेयरनेस। इट इज़ इसेंशियल टू मेंटेन द रोल ऑफ फार्मासिस्ट एंड द सर्विसेज रेंडर्ड बाय द फार्मेसी टू द सोसाइटी। मतलब क्या है कि अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई जो फार्मासिस्ट है उसकी जो सर्विसेज है वो सोसाइटी के लिए वो क्या क्या है वो उसको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए और उसने लोगों को वैसे अवेयर करना चाहिए। उसके बाद में क्या, सक्सेस ऑफ थेरेपी। हमको सक्सेस ऑफ थेरेपी मिलती है, मतलब क्या हमारी थेरेपी जो हमने प्रोवाइड की है वो वहाँ पे सक्सेस होती है। किस लिए, क्योंकि एडुकेट इंफॉर्मेशन डिलीवर्ड बाय द फार्मासिस्ट ड्यूरिंग हिज वार्ड विजिट हैसन्स द वेल बीइंग ऑफ द पेशेंट्स। मतलब क्या कि जो फार्मासिस्ट की जो वार्ड की विजिट होती है, जैसे कि आप अगर हॉस्पिटल में जाते हो या फिर कोई एडमिट होता है और आप देखते हो वहाँ पे अगर मॉनिटर करते हो तो आपने देखा होगा कि फार्मासिस्ट जो है वो वार्ड विजिट के ऊपर आता है कि तुमको तुम्हाला काही त्रास होता है का, तुम्हाला काही प्रॉब्लम आहे का। तो वो वहाँ पर हमको डॉक्टर जो पेशेंट है वो इनकाउंटर करता है कि उस पर्टिकुलर मेडिसिन लेने से उसको ठीक लग रहा है या फिर उसको किसी तरह की और साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं वहाँ पर, या फिर से उसको स्वेटिंग हो रही है। तो ये जो चीज़ होती है फिर क्या होता है कि ये चीज़ें फिर ओवरकम होने के बाद, इस तरह की चीज़ें जब हमको देखने को मिलती है तो वो चीज़ें हम फिर ओवरकम करते हैं और उसको ओवरकम करने के बाद हमको उस जो पर्टिकुलर थेरेपी होती है उसमें हमको क्या मिलती है, फिर सक्सेस। फिर उसके बाद में प्रेस्टीज एंड इमेज।
तो द सर्विस गिवन ऑन एडवाइस एंड पेशेंट काउंसलिंग टू द हेल्थ कम्युनिटी हेल्प्स इन बिल्डिंग ऑफ प्रेस्टीज एंड इमेज ऑफ द हॉस्पिटल। मतलब कि देखो आप किस बेसिस पे बताते हो कि ये हॉस्पिटल अच्छा है ना। आपकी कम्युनिटी में, हमारी कम्युनिटी में जनरली लोग ऐसे डिस्कस करते हैं कि वहाँ पर अच्छे से ट्रीट करते हैं पेशेंट को, वहाँ पर अच्छे से उसको समझाते हैं कि किस तरह से आपको मेडिसिन लेनी है, आपको वो 2 घंटा बिठाकर एजुकेट करते हैं, आपको आधा घंटा जो है उसका आपका काउंसलिंग करते हैं वो कि आपको ये मेडिसिन किस वे में लेनी है। वहाँ पर जो स्टाफ है वो पोलाइटनेस के साथ में बात करता है। तो इससे क्या होता है कि जो हॉस्टल की जो हॉस्पिटल होता है उसकी क्या होती है, इमेज जो है वो डेवलप होती है। तो इस तरह से हमको ये सब चीज़ें, ये जो दीज आर द सिग्निफिकेंस एंड एडवांटेज ऑफ पेशेंट काउंसलिंग। सो नेक्स्ट, जर्नल एडवाइस ऑन प्रिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे भाई कि पर्टिकुलर ड्रग लेने, अगर हम दे रहे हैं वहाँ पर पर्टिकुलर थेरेपी दे रहे हैं या पर्टिकुलर कैटेगरी का ड्रग दे रहे हैं, तो हमको वहाँ पर किस तरह की एडवाइस वहाँ पर हमको देनी चाहिए। तो इन दैट, टू इंश्योर एडिक्वेट कंप्लेंट्स द एडहेरेंस ऑफ सक्सेस ऑफ द ड्रग थेरेपी, अ फार्मासिस्ट शुड रेंडर प्रॉपर एडवाइस, सम ऑफ देम आर एज अंडर। मतलब कि जब अगर कोई पेशेंट थेरेपी ले रहा है एक पर्टिकुलर, तो उस थेरेपी में वो कौन सा ड्रग ले रहा है, ये उस ड्रग के बारे में उसको पर्टिकुलर हमको क्या देना है, उसको नॉलेज, उसको क्या देना है, एडवाइस देनी है, ताकि जो थेरेपी है उसमें हमको सक्सेस मिल सके, जो थेरेपी है हमारी वो रिजल्ट बेटर वे में दिखा सके। तो यहाँ पर हम उसको देखेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है। तो उसमें पहला क्या है भाई, एंटासिड टैबलेट। सो एंटासिड टैबलेट कौन सी होती है, ऐसी टैबलेट जो हम एसिडिटी के टाइम यूज़ करते हैं। तो ऐसी टैबलेट अगर हम किसी पेशेंट को रिक्वायरमेंट है उसकी, और अगर हम उसको दे रहे हैं, तो उसको क्या हमको एडवाइस देनी है, डू नॉट सॉलो द टैबलेट, च्यू एंड मेस्टिकेट टिल इट डिजॉल्व इन द माउथ। मतलब कि उसमें क्या, जैसे कि अगर कोई एंटासिड अगर आप प्रिस्क्राइब कर रहे हो, तो वहाँ पर कुछ टैबलेट्स ऐसी होती है एंटासिड्स के अंदर जिसको आपको सॉलो नहीं करना होता, निगलना नहीं होता, उसको आपको पहले च्यू करना होता है। वो किस लिए, क्योंकि ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि च्यूइंग रैदर दैन स्वॉलिंग एंटासिड टैबलेट्स प्रोवाइड क्विकर एंड मोर रिलीफ इज ऑब्टेन। मतलब कि क्या होता है कि अगर हमने उसको सॉलो करने की बजाय हमने अगर उसको मुंह में उसको चीव किया और फिर जो उसका लिक्विड है वो हमने इंजेस्ट किया बॉडी में, तो क्या होता है कि उसका एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन जो है वो प्रॉपर वे में, एकदम एक्यूरेटली वे में होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमको क्विक एक्शन देखने को मिलती है और बेटर रिजल्ट हमको वहाँ पर मिलते हैं। नेक्स्ट क्या है, एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन क्या है, ये एक एंटीबायोटिक है। इसके अंदर क्या होता है, हमको किस तरह की एडवाइस देनी है, अगर पेशेंट को एम्पिसिलिन लिखा है तो take it at a scheduled time, even you skip the meal, it should be taken on empty stomach at least 1 hour before और 23 hours after meal। मतलब कि एम्पिसिलिन एक ऐसी टैबलेट है जिसको हमको एम्प्टी स्टमक के अंदर लेनी होती है। लेकिन अगर किसी वजह से आपका ये जो एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन, इसका डोज आपका छूट जाता है और वो मेडिसिन आपकी खाने के पहले लिखी थी और अब आपने खाना खा लिया, तो आप बोलेंगे कि नहीं यार अब मैंने खाना खा लिया तो मैं इस मेडिसिन को नहीं लेता। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको वो मेडिसिन को लेना ही है। क्यों, इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि जो ये एंटीबायोटिक होते हैं इनको हमको जब ड्यूरिंग द थेरेपी, अगर वो 5 दिन की थेरेपी है तो 5 दिन की थेरेपी में उसका डोज हमको मिस नहीं करना होता, एक भी डोज उसका मिस नहीं होना चाहिए। वो जो थेरेपी है वो कंटिन्यू हमारी बॉडी में उतने पर्टिकुलर टाइम के लिए, उतने दिन के लिए वो जो थेरेपी, उसमें पर्टिकुलर हमारी बॉडी में क्या होना चाहिए, एंटीबायोटिक प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होगा, फिर इस वजह से जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप होगा। अगर हमको रेजिस्टेंस वहाँ पर डेवलप हो गया तो फिर जो ड्रग हम ट्रीटमेंट के लिए ले रहे हैं वो हमको वहाँ पर उसके एक्शन देखने को नहीं मिलेंगे वहाँ पे। इसलिए ये ज़रूरी है कि अगर आप एम्पिसिलिन या फिर किसी एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट ले रहे हो तो आपको उसका डोज मिस नहीं करना है, आपको उसको गिवन टाइम के ऊपर ही लेना है। बोरिक एसिड, अगर ऐसा कोई प्रिस्क्रिप्शन है जिसमें हमको बोरिक एसिड को देना है तो क्या इसमें हम एडवाइस देंगे, डू नॉट टेक इट ओरली, उसको हमको ओरली लेना नहीं है। और कीप इट अवे फ्रॉम द रीच ऑफ चिल्ड्रन बिलो 12 ईयर ओल्ड। मतलब कि जो बोरिक एसिड है उसको हमको ओरली लेना नहीं है, और जो चिल्ड्रन है, जो 12 साल से बच्चे छोटे हैं, जिनकी एज 12 साल से कम है, उनसे इसको दूर रखना है। और नेक्स्ट, अगर वो किसी प्रिपरेशन में हमको उसको कैस्टर ऑयल या लिक्विड पैराफिन हम उसको दे रहे हैं तो वहाँ पर उसको हमको पेशेंट को क्या एडवाइस देनी है कि डू नॉट कंज्यूम इट बिफोर प्रोलॉन्ग टाइम एंड टेक इट एट बेड टाइम ओनली। मतलब क्या कि ये जो कैस्टर ऑयल एंड लिक्विड पैराफिन उसको हमको ज़्यादा लंबे समय तक नहीं लेना है और उसको हमको एट अ बेड टाइम ही लेना है। क्यों, क्योंकि इस वजह से क्या होता है कि ड्रॉजिनेस होती है। अगर उसको आप ज़्यादा अमाउंट में लेते हो तो आपको ड्रॉजिनेस फील होगा, इसलिए आपको ये जो मेडिसिन है उसको सिर्फ बेड टाइम के ऊपर ही लेनी होती है। नेक्स्ट है डायज़ापाम। डायज़ापाम ड्रग प्रोड्यूसेस ड्रॉजिनेस, देयरफॉर डू नॉट ड्राइव अ व्हीकल और वर्क ऑन डेंजरस मशीन। मतलब कि क्या कि जो डायज़ापाम से
वैसी जो ड्रग्स है उसको लेने के बाद में क्या होता है कि ड्रोजिनस फील होती है। ड्रोजिनस मीन्स व्हाट, कि हमको पर्सनस फीलिंग स्लीपी, मतलब उसको स्लीपी फीलिंग होती है, या नॉर्मली वो स्लीप होने की, सोने की कोशिश करता है, उसको नींद आती है वहाँ पर। अगर हम डायज़ेपाम लेते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपको व्हीकल को ड्राइव नहीं करना है, या फिर जो डेंजर जो या फिर ऐसे कुछ खतरनाक मशीन होती है जिसमें आप जान जोखिम वाला खतरा होता है, तो उस तरह की मशीन्स को आपको हैंडल नहीं करना है। और यूजुअली ये जो डायज़ेपाम मेडिसिन होती है ये बेड टाइम के टाइम ही इसको हमको लेना होता है। नेक्स्ट है हेमेटिनिक्स। हेमेटिनिक्स मतलब ऐसी मेडिसिन जो हम हेमोग्लोबिन को इंक्रीज करने के लिए लेते हैं हमारी बॉडी में। तो टेक आफ्टर मील एंड इफ कॉन्स्टिपेशन रिजल्ट कंसल्ट द फिजिशियन, मतलब कि ये जो मेडिसिन है इसको हमको किस चीज़ के लिए साथ में लेने की है, खाने के बाद लेनी है, इसको खाली पेट नहीं लेना है। और उसके बाद में अगर हमको वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन मिलते हैं देखने को, या फिर हमको कॉन्स्टिपेशन होता है उस मेडिसिन को लेने से, तो हमको फिजिशियन से कंसल्ट करना है। नेक्स्ट मेडिसिन कौन सी है, ऑक्सीफिन ब्यूटाजॉन। तो ऑक्सीफिन ब्यूटाजॉन ये एक ऐसी मेडिसिन है जिसके ऊपर हमको एडवाइस देनी होती है कि डू नॉट टेक ऑन एम्प्टी स्टमक। तो ये जो मेडिसिन है उसको हमको क्या करना है कि खाली पेट उसको नहीं लेना है हमको। और जो फिनोल्फ्थेलिन है, फिनोल्फ्थेलिन इट मे कलर द यूरिन एंड फीसेस पिंक, हेंस डू नॉट कंसल्ट द डॉक्टर। मतलब कि क्या है कि अगर आप फिनोल्फ्थेलिन ये जो ड्रग है ये ले रहे हो तो उसको लेने के बाद क्या होगा कि यूरिन और जो फीसेस है उसका जो कलर है वो पिंक कलर हो सकता है। तो वहाँ पर घबराने वाली बात नहीं है। ऐसे हमको एजुकेट करना है उस पर्टिकुलर पेशेंट को। अगर उसको फिनोल्फ्थेलिन ड्रग प्रिस्क्राइब किया है तो उसको ऐसे हमको बताना है कि यूरिन में और फीसेस में जो है उसका कलर पिंक हो सकता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको फिजिशियन को बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन क्या उसके साथ में हमको, अगर रिफाम्पिसिन हमें किसी ये जो ड्रग है किसी डॉक्टर किसी पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया है तो उसके साथ में हमको एडवाइस देनी है कि टेक इट ऑन एम्प्टी स्टमक, इट मे चेंज द कलर ऑफ यूरिन टू रेड, सो नो नीड टू कॉन्टैक्ट द डॉक्टर। मतलब कि क्या कि अगर तुम रिफाम्पिसिन का ट्रीटमेंट ले रहे हो तो ये क्या करता है कि यूरिन का जो कलर है उसको रेड कलर में वो चेंज कर देता है। तो अगर इस मेडिसिन को लेने के बाद में अगर आप यूरिन के कलर को चेंज वहाँ पर देखते हो या आपको रेड कलर की यूरिनेशन होती है, तो वहाँ पर आपको घबराने की या नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो इफेक्ट आपको मिला है ये रिफाम्पिसिन लेने की वजह से वहाँ पर हमको देखने को मिलता है। सो नेक्स्ट इज सल्फा ड्रग्स। सो सल्फा ड्रग, अगर ऐसा ड्रग जिसमें सल्फोनामाइड या फिर सल्फोनामाइड रिलेटेड ड्रग अगर वहाँ पे प्रेजेंट है, तो ऐसे ड्रग अगर हम ले रहे हैं तो वहाँ पर हमको किस तरह की एडवाइस देनी है, टेक विद प्लेंटी ऑफ मिल्क और वाटर एंड ड्रिंक मैक्सिमम वाटर ड्यूरिंग डे टाइम। मतलब क्या कि अगर इस मेडिसिन को ऐसी मेडिसिन जिसमें सल्फा ग्रुप प्रेजेंट है या सल्फोनामाइड करना है कि मिल्क के साथ में इसको लेना है या फिर मैक्सिमम वाटर के साथ में इसको लेना है हमें। क्यों, किस लिए, क्योंकि ज़्यादा वाटर लेने की वजह से या मिल्क के साथ लेने की वजह से क्या होता है कि जो उसके साइड इफेक्ट है वो हमको वहाँ पर कम देखने को मिलते हैं और हमको ज़्यादा इफेक्ट वहाँ पर उसका देखने को मिलता है। सो नेक्स्ट इज सैलिसिलेट्स। सो व्हाट डू मीन बाय सैलिसिलेट्स? सैलिसिलेट्स हमको कैसे एस्पिरिन, फॉर एग्जांपल एस्पिरिन इट्स एन एग्जांपल ऑफ सैलिसिलेट ड्रग्स। सो जो अगर सैलिसिलेट्स ड्रग्स वहाँ पर हमको प्रिस्क्राइब किया है डॉक्टर ने, तो वहाँ पर किस तरह की एडवाइस देनी है, डू नॉट टेक दिस ड्रग ऑन एम्प्टी स्टमक, टेक इट विद मिल्क और वाटर। कि जो हमको ये जो ड्रग है सैलिसिलेट यानी कि एस्पिरिन जो ड्रग है वो हमको खाली पेट नहीं लेना है, हमको उसको मिल्क के साथ या वाटर के साथ लेना है। तो ये किस लिए, क्योंकि जो सैलिसिलेट्स है अगर ये खाली पेट क्यों नहीं लेना है हमको, क्योंकि क्या होता है कि जो अगर हमारा पेट खाली होता है, एम्प्टी, हमारा जो स्टमक है वो एम्प्टी होता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि हमारे स्टमक में लोअर क्वांटिटी के अंदर एसिड वहाँ पर प्रेजेंट होता है और एसिड प्रेजेंट होने की वजह से जो ड्रग है उसका एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेटाबॉलिज्म के ऊपर अफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से हमको प्रॉपर इफेक्ट वहाँ पर देखने को नहीं मिलता। तो इसलिए हमको जो मेडिसिन है उसको मिल्क के साथ या वाटर के साथ हमको वहाँ पे लेनी होती है। सो वजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव एंड सपोजिटरीज, मतलब कि सपोजिटरीज विच वी हैव टू इंसर्ट इन वजाइना फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव पर्पस। सो ऐसी मेडिसिन को अगर हमको लेना है तो इंसर्ट द सपोजिटरीज अबाउट 30 मिनट्स बिफोर कंसेप्शन एंड कीप एट लीस्ट 6 आवर्स इन द वजाइना। मतलब क्या कि अगर वो मेडिसिन है तो उसको हमको कंसेप्शन के 30 मिनट पहले लेनी है और हमको उसको एटलीस्ट 6 आवर्स तक के इसको वजाइना में इंसर्ट करके रखना है। उसके बाद में टेट्रासाइक्लिन एंड बाइसाकोडिल। तो टेट्रासाइक्लिन और बाइसाकोडिल अगर हमको ड्रग लेना है तो डू नॉट टेक इट विद मिल्क, एंटासिड और फूड कंटेनिंग कैल्शियम। कि मतलब जो टेट्रासाइक्लिन है
उसको हमको किसके साथ नहीं लेना है, उसको मिल्क के साथ नहीं लेना है, उसको एंटासिड के साथ नहीं लेना है, या फिर ऐसे मेडिकेशंस जिसमें कैल्शियम प्रेजेंट है, तो इस तरह की मेडिसिन के साथ में हमको उसको नहीं लेना है। क्यों ऐसे? क्योंकि अगर जो टेट्रासाइक्लिन है वो कैल्शियम के साथ में अगर हम उसको लेते हैं तो ये जो है ये क्या करता है, ये इट विल रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड रिड्यूस इट्स इफेक्टिवनेस। मतलब क्या होता है कि जो टेट्रासाइक्लिन है अगर हम उसको कैल्शियम कंटेनिंग ड्रग के साथ में लेते हैं तो वो क्या करता है कि कैल्शियम के साथ में बाउंड हो जाता है टेट्रासाइक्लिन, और वो हमारी बॉडी में जो ब्लड स्ट्रीम में है फिर वो कम पहुंचता है वहाँ पे, और वो ब्लड स्ट्रीम में कम पहुंचता है, इसका मतलब क्या कि ब्लड स्ट्रीम में कम पहुंचने की वजह से हमको जो इसका इफेक्ट है वो भी कम देखने को मिलता है। उसके बाद में एंटीहिस्टामाइन्स। तो जो एंटीहिस्टामाइन्स अगर हम ड्रग किसी को दे रहे हैं तो वहाँ पर उसकी हमको एडवाइस देनी है कि इट मे कॉज सीडिएशन, सो डू नॉट वरी अबाउट इट। मतलब कि अगर आप हिस्टामाइन ले रहे हो तो आपको वहाँ पर सीडिएशन हो सकता है, तो उसके बारे में आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। इस तरह से हमको उसको एडवाइस देनी है पेशेंट को। और एंटी डायबिटिक्स एंड मेट्रोनिडाजोल्स। सो अगर हमको ऐसी मेडिसिन दे रहे हैं कि जो एंटी डायबिटिक्स और या फिर कोई जो ड्रग है वो मेट्रोनिडाजोल ड्रग है, तो वहाँ पर हमको किस तरह की उनको वार्निंग देनी है कि भाई अगर तुम एंटी डायबिटिक्स ड्रग्स ले रहे हो तो अवॉइड अल्कोहलिक बेवरेजेस। मतलब कि आपको क्या करना है कि अल्कोहलिक बेवरेजेस क्या करना है, अवॉइड करना है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इफ़ यू टेक मेडिसिन विद एंटी डायबिटिक ड्रग्स विद अल्कोहल इट कैन लीड टू dangerously low blood sugar level because the alcohol interfere with the lower ability to regulate the blood sugar। मतलब कि क्या कि जो अल्कोहल है वो रेगुलेट करता है कि जो लीवर की एबिलिटी होती है ब्लड शुगर को मेंटेन करने की, तो उसको वो रेगुलेट करके उसको वो क्या करता है, कम करता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि अगर हमने अल्कोहल के साथ में एंटी डायबिटिक मेडिसिन ली तो वो हमारी ब्लड शुगर लेवल को बहुत ज़्यादा वे में कम कर सकता है। उसी तरह से नाइट्रेट्स। तो नाइट्रेट्स अगर ऐसा ड्रग जिसमें नाइट्रेट कंटेनिंग है तो इसका मतलब ये ड्रग है कि वो एक लाइफ सेविंग ड्रग है। अगर ऐसे ड्रग्स हम बॉडी में ले रहे हैं तो उसके साथ में उनको एडवाइस क्या देनी है, पोटेंट मेडिसिन। डू नॉट स्टॉप मेडिसिन विदाउट कंसल्टेशन विद फिजिशियंस। मतलब कि ये जो अगर ऐसी मेडिसिन है जिसमें नाइट्रेट कंटेंट है तो ये जो मेडिसिन होती है ये पोटेंट मेडिसिन है और आपको उसको फिजिशियंस के कंसल्ट के सिवाय उसको स्टॉप नहीं करनी है। तो ये ऐसा किस लिए? क्योंकि उसकी बेस्ट एग्जांपल है नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन एक ऐसा ड्रग है जो कि अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम हो रही है और अगर हमने उसको सडनली इस तरह की मेडिसिन दे दी तो हमको वहाँ पर इसको विद इन मिनट्स हमको वहाँ पर उसके इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो इस तरह की जो लाइफ सेविंग मेडिसिन होती है ये हमको डॉक्टर से एडवाइस किए बगैर स्टॉप नहीं करनी है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी लाइफ को या हमारी जान को खतरा हो सकता है। नेक्स्ट, फिनिटोइन। सो फिनिटोइन के साथ क्या एडवाइस देनी है, एक्सपोज यूर सेल्फ टू सनलाइट इन द मॉर्निंग। मतलब आप किसी थेरेपी में फिनिटोइन ड्रग दे रहे हो तो आपको क्या करना है कि वो जो पेशेंट है उसको ये एडवाइस देनी है कि आपको जो है वो कहाँ पर बैठना है, वहाँ आपको बैठना है कहाँ पर, सनलाइट में, मॉर्निंग के टाइम। क्यों? क्योंकि फिनोडोन लेने की वजह से क्या होता है कि विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है। तो ये डिफिशियंसी को ओवरकम करने के लिए हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो मॉर्निंग के टाइम में धूप में बैठे ताकि वहाँ से उसको विटामिन डी मिल सके। सो हेयर नेक्स्ट इज पेशेंट कॉम्प्लेंस विच वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।